हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 19 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के किस जिले में पहला सेमीकंडक्टर एटीएमपी ओएसटी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो भिवाड़ी में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को किस देवी का हिंदू मंदिर होने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था, सरस्वती मंदिर। किस टाइगर रिजर्व में देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि झारखंड में है। हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का क्या स्थान रहा है, 78। फर्स्ट पे सिंगापुर का पासपोर्ट रहा है। हाल ही में भारत को कब से कब तक कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, 2026 से 28 के लिए। देश के पहले सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट शेल टर्टल को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में। किस देश के द्वारा चोल राजवंश का ताम्रपत्र अनेमंगलम कॉपर प्लेट्स को भारत को वापस लौटाए जाने की घोषणा की गई है, नीदरलैंड के द्वारा। अली फली कादिम अल जैदी किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इराक के। साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर सहदेव यादव। ये थे लास्ट क्लास की रिवीजन। अब हम पढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की को होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया गया है, तो ये दिया गया है अभी स्वीडन सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये अभी जो है नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय दौरे पे निकले हैं, तो अभी स्वीडन पहुंचे हैं, तो वहाँ पे उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है, और ये किसी भी विदेश सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये नरेंद्र मोदी जी का जो है 31वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और इतिहास में पहली बार ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी जी पहले एशियाई नेता बने हैं। उनको ये अवार्ड स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने जो है एक समारोह के दौरान दिया है। स्वीडन से जो हम मैपिंग देखें तो स्वीडन जो है ये यूरोप की एक कंट्री है, जिसकी जो राजधानी है वो है कैपिटल स्टॉकहोम। ठीक है, यहाँ पे जो है स्कैंडिनेवियन माउंटेन देख रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो सबसे लार्जेस्ट लेक है उसका नाम है लेक वेनर्न। इसके अलावा लेक वेटरन जो है इसकी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक भी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर है, जैसे कि ल्यूर रिवर, यूमे रिवर, एंगरमैन रिवर। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है इसकी जो सीमा है इधर नॉर्वेजियन सी से लगती है, और ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इनको जो स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है। आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो जो है स्वीडन से होके गुजरती है। इसके अलावा जो है इसकी इधर सीमा जो है बाल्टिक सी से भी लगती है। ठीक है, और बाल्टिक सी का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया, जिसके थ्रू स्वीडन और जो फिनलैंड है एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड के भी लोकेशन है, जो बाल्टिक सी का ही एक पार्ट है, जिसके थ्रू फिनलैंड और एस्टोनिया अलग होते हैं, और यहाँ पे गल्फ ऑफ रिका की लोकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे 2 स्ट्रेट है, स्कैगरेक स्ट्रेट जो है ये जो है इसके थ्रू जो नॉर्वे है और जो डेनमार्क है ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, और काटेगाट वे जो है इसके थ्रू जो ये प्रेजेंट है डेनमार्क और स्वीडन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट मैन के नाम से जाने वाले कामी रीता शेरपा द्वारा कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड तोड़ा गया है, तो ये अभी जो है 31वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए हैं, और ये जो है इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो ये 56 वर्षीय नेपाल के एक जो है पर्वतारोही हैं, जिनके द्वारा ये रिकॉर्ड अभी तोड़ा गया है। माउंट एवरेस्ट से कुछ इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड देखें जो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे पुरुष में देखें सब सर्वाधिक चढ़ने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा के द्वारा है, जिन्होंने जो है 31 बार जो है ये अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है।
सॉरी, यहाँ पे ये 31st बार लास्ट टाइम था, या अभी 32nd बार इन्होंने चढ़ाई की है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। महिला में रिकॉर्ड देखें, लहाकाप शेरपा जो है महिलाओं में सबसे ज़्यादा एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड, जिन्होंने 11 बार चोटी पे कदम रखा है। दूसरा सर्वाधिक रिकॉर्ड है पासंग दावा शेरपा का, जिन्होंने 26 बार एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की है। फास्टेस्ट सबसे तेज चढ़ाई की देखें तो ऑक्सीजन के साथ नेपाल के लाहा कप्पा गेलू शेरपा जो है एवरेस्ट साउथ बेस कैंप से चोटी तक की दूरी महज 10 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड में पूरी की थी, बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के। इटली के पर्वतारोही ने जो है महज 16 घंटे में ये सफ़र पूरा किया था। भारतीय पर्वतारोहियों की बात करें तो प्रथम भारतीय पुरुष जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी 1965 में, उनका नाम था अवतार सिंह चीमा। प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में चढ़ाई की थी। इसके अलावा 2 बार जो है चढ़ाई करने वाली महिला बनी थी वह संतोष यादव। ये दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने लगातार 2 बार 1992 और 93 में एवरेस्ट फतह किया था। सबसे सबसे तेज महिला डबल क्लाइम जो है भारत की अंशु जामसेनपा के नाम है, जिन्होंने 2017 में केवल 118 घंटे 15 मिनट में लगभग 5 दिनों के भीतर 2 बार एवरेस्ट फतह करने का महिला रिकॉर्ड दर्ज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में किस वायरस के प्रकोप के कारण हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो अभी जो है इबोला वायरस जो है वहाँ पे फैला हुआ है, और इसी के लिए जो है WHO के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट देखें तो अमेरिका महाद्वीप का पहला देश चिली बना था, जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया था। जिम्बाब्वे के द्वारा HIV निवारक इंजेक्शन लेकनापीड को पेश किया गया था। WHO द्वारा HIV और सिप्सिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए डेनमार्क को प्रमाणित किया गया था। बांग्लादेश में मिसल्स के तेजी से फैलते प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। WHO के द्वारा पहली बार नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा की मंजूरी दी गई थी, जिसका नाम था आर्थिमन ल्यूमफेंट्रिन। और अटलांटिक ओशन में MV हॉन्डियस नाम के जहाज में 3 व्यक्तियों की मौत हंटा वायरस के कारण हुई थी, जिसकी पुष्टि WHO द्वारा ही की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज मेलिटस इन चिल्ड्रन में शीघ्र पहचान के लिए 4T फॉर्मूला को पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत थर्स्टी, थीनर, टायर्ड और टॉयलेट को जो है रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा हंता वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए वायरस शील्ड प्रोटोकॉल को लागू किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस देख लें तो सबसे पहला है कोविड-19, जिसकी वैक्सीन है कोवावैक्सीन, कोविशील्ड और फाइजर। पोलियो की है OPV IPV वैक्सीन। मिसल्स की है MMR, और मम्स की है MMR वैक्सीन, और रूबेला के लिए है MMR। जो MMR वैक्सीन होती है वो मिसल्स, मम्स और रूबेला के लिए होती है। चिकन पॉक्स के लिए होती है वेरिसेला वैक्सीन। फ्लू के लिए फ्लू वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए के लिए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। रेबीज के लिए रेबीज वैक्सीन। जापानीज इन्फ्लुएंजा के लिए जेई वैक्सीन। रोटा वायरस के लिए रोटा वैक्सीन होता है। येलो फीवर के लिए येलो फीवर वैक्सीन। इसके अलावा HPV इन्फेक्शन के लिए HPV वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स के लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इबोला के लिए इबोला वैक्सीन यूज़ होती है, और एम पॉक्स के लिए जो है जैनियोस जो वैक्सीन जो है लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI पावर लड़ाकू विमान जिसका नाम है काल भैरव का निर्माण किस यूरोपीय देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुर्तगाल में। ठीक है, तो ये जो है भारत का पहला AI पावर्ड लड़ाकू विमान है, जिसका अब यूरोप के देश पुर्तगाल में बनाया जाएगा। बेंगलुरु की जो रक्षा स्टार्टअप कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने पुर्तगाल की प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी स्केच पिक्सल LDA के साथ इसकी जो है समझौते की घोषणा की है, और ये ऐसा पहली बार कि कोई भारतीय कंपनी द्वारा डिजाइन किए गए ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का पहला स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। और ये जो प्रोजेक्ट जो है FWDA जो कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के ऑपरेशन 777 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ये है
कि भारतीय मूल के आधुनिक रक्षा प्रणालियों को 7 महाद्वीपों के 77 देशों तक पहुंचाना है। अगर पुर्तगाल जो है एक नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है, यहाँ निर्माण होने से भारत को क्या फ़ायदा होगा कि भारत को जो है यूरोपीय और नाटो रक्षा बाज़ारों में जो है सीधे प्रवेश मिल जाएगा। काल भैरव की बात करें तो ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी मानव रहित लड़ाकू ड्रोन है, जिसकी क्षमता जो है 3000 किलोमीटर की रेंज है, 30+ घंटे की उड़ान क्षमता है, एआई आधारित टारगेट पहचान है, स्वार्म कोऑर्डिनेंस है और सस्ता और सुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा RS-28 सम्राट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है रशिया के द्वारा। तो बेसिकली रूसी सेना ने अपनी अत्याधुनिक विनाशकारी इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसका नाम है RS-28 सरमत, जिसको हम सैटर्न टू के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर है, जिससे ये पृथ्वी के किसी भी कोने में हमला कर सकती है, और ये अपने साथ 10 से 15 परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। और इसके साथ ही ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उत्तरी और दक्षिण ध्रुव दोनों रास्तों से उड़ान भर के अपने लक्ष्य को तबाह करने के लिए ये क्षमता रखती है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारतीय वायुसेना के द्वारा पहला हेलीकॉप्टर से ड्रोन लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है वायुवान। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम है INS साची। नौसेना को सौंपा गया दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट का नाम रखा गया INS मलबान। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तीसरा SSBN का नाम है INS अरिधमन। और प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया स्टील्थ फ्रिगेट का नाम है INS तारागिरी। भारतीय सेना का जो INS त्रिखंड है, तंजानिया के दार ए सलाम पहुंचा था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्री द्वारा जो है US आर्मी वॉर कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये 3rd क्रम के सेना प्रमुख बने हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया महेंद्रगिरी को जो है गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा DRDO द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा बनाया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया ICGS का नाम है अचल, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये दोनों मनाए जाते हैं 18 मई को। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे कहते हैं, इसकी जो शुरुआत है 1977 में की गई थी। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा। इस वर्ष की थीम है संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को एकजुट करता है, म्यूजियम यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे की बात करें तो इस दिन को मनाने की प्रेरणा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के 18 मई 1997 के भाषण से मिली थी, और ये तब से मनाया जा रहा है। मई महीने से इम्पोर्टेंट डे का फैक्ट का रिवाइज करें तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया गया था। इसी दिन गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया था। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मई मनाया गया है। वर्ल्ड अस्थमा डे एंड इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 5 मई को मनाया जाता है। 7 मई 2026 को BRO का 66 कर्म का स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। और 10 मई 2026 को इतिहास के एक महत्वपूर्ण युद्ध, जिसका नाम है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के 169वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इंटरनेशनल नर्स डे जो है 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नीदरलैंड के बीच किस राज्य में महत्वाकांक्षी कल्पसर प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है? तो ये कल्पसर प्रोजेक्ट जो है गुजरात से संबंधित है, जिसके लिए अभी जो नरेंद्र मोदी नीदरलैंड की यात्रा पे गए थे, उसके दौरान जो है ये प्रोजेक्ट को लेकर जो है दोनों के बीच समझौता हो रहा है। ठीक है।
तो बेसिकली क्या है, भारत और नीदरलैंड ने गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के तकनीक सहयोग के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब नीदरलैंड जो है, ये कल्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो टेक्निक यूज जो चाहिए भारत को, उसको टेक्निक जो है भारत के साथ साझा करेगा। बेसिकली क्या है कि नीदरलैंड का एक प्रसिद्ध जो है अल्फ अफसल लुट डाइक समुद्री बांध है, ये है, ठीक है। ये बांध, ये जो बांध है आप देख रहे हैं, यही ये बांध। ये बेसिकली नीदरलैंड का 32 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक समुद्री बांध है, ठीक है। इसमें खारे समुद्री पानी को रोककर अंदरूनी हिस्से को मीठे पानी की झील में बदल दिया गया है। तो गुजरात की जो कल्चर परियोजना है, ठीक इसी मॉडल पे आधारित है। तो नीदरलैंड के पास समुद्री जल प्रबंधन और विशाल बांध बनाने का बहुत अच्छा अनुभव है। तो भारत इसी की का ही जो है नीदरलैंड का सहयोग लेगा। जो कल्सर परियोजना है वो गुजरात में खंबात की जो खाड़ी है उसमें एक विशाल समुद्री बांध बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम मीठी पानी का जलाशय बनाने की योजना है। इसमें क्या होगा कि जो गुजरात में जो 7 प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा, साबरमती, माही और धादर, और भी जो नदियां हैं उनका मीठे पानी को रोका जाएगा। और इसमें लगभग 10 घन मीटर मीठा पानी जमा किया जाएगा, जो गुजरात में जो बारिश से होने वाले पानी का 25% हिस्सा होगा। इसके अलावा नीदरलैंड में अभी भारत दौरे के दौरान एक और घोषणा की गई थी, जो पश्चिम त्रिपुरा है। पश्चिम त्रिपुरा का बेसिकली एक जगह है, लेम्बुचेरा जगह है। वहाँ पे इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स जो है भारत और नीदरलैंड सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, जो कि एक प्रमुख कृषि उत्पादकता उत्कृष्टता केंद्र होगा, ठीक है। तो ये कहाँ किया जाएगा? त्रिपुरा के लेम्बुचेरा जगह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। तो इसका जो अभी जो है आयोजन जो है 21वां संस्करण था, जो कि न्यूयॉर्क में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि फोकस वन नीति संबंधी दिशा निर्देशों को मजबूत करना और वैश्विक वन लक्ष्यों को तेजी से लागू करना है। और अभी इस फोरम के द्वारा जो है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2026, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 को भी लॉन्च किया गया है, ठीक। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो वन हेल्थ समिट जो है फ्रांस में संपन्न हुआ था। भारत के द्वारा जो 2028 में कोप 33 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाने वाली थी, भारत जो इससे अपनी वापसी ले लिया है आधिकारिक रूप से। अफ्रीका यूनियन समिट 2026 इथियोपिया में संपन्न हुआ है। अप्रैल 2026 में जो है 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पहल की शुरुआत की गई थी। हाल ही में एस जयशंकर के द्वारा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए बिश्केक पहुंचे थे। 8वां यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना था कनाडा। और भारत की दिल्ली शहर में 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो मेल सिंगल्स कैटेगरी में बात करें तो जैनिक सिनर के द्वारा, और फीमेल में जो है एलिना के द्वारा जीता गया। तो बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है। पुरुष सिंगल में ये यानिक नहीं होगा, जैनिक सिनर जो है इटली के हैं, उनके द्वारा जीता गया। किसको हरा के? कैस्पर रूड को हरा के। और महिला सिंगल में एलिना स्वितोलिना के द्वारा, जो यूक्रेन से संबंधित है, उनके द्वारा जीता गया है। कोको गॉफ जो अमेरिका से संबंधित, उनको हरा के। ये बहुत जो है फेमस जो है प्लेयर हैं। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो रिंकू सिंह को जो रिंकू सिंह है भारतीय क्रिकेटर है, इनको क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है। डेनमार्क में जो है थॉमस कप और ऊबर कप 2026 आयोजित हुआ था, जिसमें भारत के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु के द्वारा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 माल्टा में आयोजित किया गया है। मियामी ओपन 2026 जीता गया है अरियाना सबालेंका फीमेल कैटेगरी में, और जैनिक सिनर के द्वारा मेल कैटेगरी में। सैफ अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप 2026 बांग्लादेश के द्वारा जीती गया है।
पहला खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 में पदक तालिका में टॉप पे रहा था कर्नाटक, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ट्रैवल गेम्स छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारत 16 पदक के साथ फर्स्ट स्थान पे रहा था। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन यूएस मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। गोल्फ का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट मास्टर टूर्नामेंट 2026 लगातार दूसरी बार रॉरी मैकलोरारी ने जीता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत कुल 17 पदक के साथ फिफ्थ पोजीशन पे रहा था, फर्स्ट पे ईरान था। मंगोलिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत 16 मेडल के साथ सेकंड पोजीशन पर रहा था, फर्स्ट पे कजाकिस्तान था। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत के आयुष शेट्टी के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। और फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी आर वैशाली। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में करण अदानी को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऋषभ राठौर एक भारतवंशी हैं। इनको नासा स्पेस एक्स चैलेंज में ग्लोबल नामिनी और गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान दिया गया है। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था आर वैरामुथु को। आगामी द म्यूजिक एकेडमी के जो 100 सम्मेलन होगा उसमें जयंती कुमारेश को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। हाल ही में जो हिंदी की लेखिका है ममता कालिया को उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 दिया गया है। नवतेज सरना एक अंग्रेजी लेखक है, उनको उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग्स के लिए साहित्य अकादमी 2025 दिया गया है। नीता अमानी को जो है कलिंगा यूनिवर्सिटी के द्वारा किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? बांग्ला भाषा के लेखक हैं राम कुमार मुखोपाध्याय, उनको उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। झारखंड की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड प्रदान किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा जर्नलिज्म की श्रेणी में बिस्वा रामनाथ गोयनका अवार्ड प्रदान किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। 2024-25 के लिए 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है डॉक्टर चेरू कुमारी श्रीनिवास राव को प्रदान किया गया है। भारत की एक टीचर हैं जिनका नाम है सोमा मंडल, उनको कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण क्षेत्रीय विजेता चुना गया है। द मेट्रोपॉलिटिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी थी कुलजीत कुमार महाज। ठीक है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की किस टीचर को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण क्षेत्रीय विजेता चुना गया है? तो चुना गया है सोमा मंडल को। आज का क्वेश्चन है कौन से भारतीय क्रिकेटर यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्जियंस फ्रेंचाइजी के मालिक बन गए हैं? यहाँ पे तो आंसर ऑलरेडी है, तो ये हैं राहुल द्रविड़, जिनको जो है इसके मालिक बने हैं। ठीक है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जो इसकी PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और क्विज जो है वो आज नहीं तो कल तक मैं अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ पे आप क्विज उस पर लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।